हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में मैं फिर से आप सबों का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में 2 पार्ट पहले पढ़े थे, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया था कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो बेसिक बातें थी वो बताए थे। फिर अगले पार्ट में उसके विस्तार से संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर हम लोग प्रकाश डाले थे। लेकिन आज क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है हम उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्या है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है क्या, यानी कि विश्व की आरंभिक जो सभ्यताएं थी उस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है क्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल सब है वो हमें क्या है कि 3 देशों में मिले। जैसे आपको एक अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के अलावे भारत हो गए। तो यहाँ पर हमको जानना है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उसमें जैसे कि कुछ स्थल जो है अफगानिस्तान से मिले, कुछ प्रमुख स्थल जो है पाकिस्तान से मिले, कुछ स्थल जो है भारत से मिले। तो ये नहीं है कि जितना हम स्थल यहाँ पे लिखे उतना ही स्थल मिले, क्योंकि हम शुरू में ही दिन ही आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल जो है अफगानिस्तान से मिले, लगभग 500 से अधिक स्थल जो है वो आपको पाकिस्तान से मिले, वहीं आपको भारत से 1000 से भी अधिक स्थल मिले हैं क्या। तो यहाँ से जो प्रमुख स्थल है हम उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि सभी स्थलों को याद रख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप देखते हैं टॉपिक लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो ये स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो आपको अफगानिस्तान से एक जो मिले हैं, पाकिस्तान से भी, और कहाँ से मिले हैं, भारत से भी। तो देखिए, तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और भारत से कौन कौन से स्थल मिले हैं इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले, एक है सोर्टुगाई और एक जो है मुंडी काट, ठीक है। तो ये 2 स्थल जो है वो आपको कहाँ से मिले हैं, अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। एक का नाम क्या है, सोर्टुगाई, और एक का नाम है मुंडी काट, ठीक है। तो सोर्टुगाई कभी कभी हमारे लिए इसलिए भी चर्चा में बना रहता है, या कभी कभी इससे एक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा वासी जो है बृहद सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग करते थे, इसका प्रमाण जो है हमें कहाँ से मिला है। तो इसका प्रमाण जो हमें मिला है वो सोर्टुगाई से मिला है, ठीक है। इसके अलावा एक स्थल यहाँ से और मिला है जिसका नाम है मुंडी काट, ठीक है। तो ये हो गया आपको अफगानिस्तान से मिले हुए 2 प्रमुख स्थल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान से मिले हुए प्रमुख स्थलों के। तो देखिए, तो पाकिस्तान से क्या है कि हमें 3 प्रमुख स्थल मिले हैं, सॉरी 3 राज्यों से, यानी कि पाकिस्तान के जो 3 प्रांत है वहाँ से हमें क्या हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल मिले। इन प्रांतों में आपको पंजाब हो गया, सिंध हो गया, इसके अलावा आपको बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब प्रांत से हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल मिला है। तो पंजाब प्रांत से हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल मिले हैं वह आपको कौन है, हड़प्पा है। और आपको शुरू दिन ही बताए थे कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर है और यह आपको पंजाब प्रांत में स्थित है। अब हमें यहाँ पर बात करेंगे कि सर पंजाब तो भारत में, ऐसा नहीं है। देखिए, पंजाब जो है उसके 2 भाग है, एक है पश्चिमी भाग और एक है पूर्वी भाग। तो ये जो पश्चिमी पंजाब है, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे पहला नगर था हड़प्पा, उसकी खोज की गई थी क्या। तो यहाँ से एक प्रश्न भी उस दिन हम पूछे भी थे और आपको बताया भी थे कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। तो 1921 में आपको राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। फिर बात आती है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक चीज भी मिले, जैसे कि आपको RH-37 कब्रिस्तान हो गया, या एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया। ऐसे प्रमाण भी जो मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले, हड़प्पा से मिले हैं। तो हड़प्पा से कभी कभी एग्जामिनर जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे। तो हड़प्पा जो है वह आपको रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज कौन किया था, तो हड़प्पा की जो खोज किया था वो आपको दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं सिंध प्रांत से हमें कई सारे स्थल मिले, जैसे आपको मोहनजोदड़ो हो गया, चनुदड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे स्थल है जो हमें कहाँ से मिला है, सिंध प्रांत से। और ये सिंध प्रांत का है, तो देखिए ऊपर ही लिखे हुए हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो देखिए, तो सिंध प्रांत से मिले हुए हैं जो हमारे पास नगर है हड़प्पा सभ्यता के, उसमें मोहनजोदड़ो है, चनुदड़ो है, कोटदीजी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। तो यहाँ से कभी कभी पुरातात्विक वस्तुओं में से जैसे पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है वो हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा
ये जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था वो आपको राखालदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने। ठीक है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और आता है कोटदीजी। क्या आता है? कोटदीजी। तो देखिए, तो पंजाब के सिंध प्रांत से हमें हड़प्पा सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल मिले। कौन कौन मिले हैं? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है। चन्हुदड़ो कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से। ठीक है। इसके बाद कोटदीजी कहाँ से मिला है? तो ये भी आपको पाकिस्तान से मिला। पाकिस्तान के कहाँ से? तो सिंध प्रांत से। ठीक है। आइए फिर हम बात करते हैं कि पंजाब का ही एक प्रांत है बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। तो इस बलूचिस्तान से सूतकांगेडोर मिला है। क्या मिला है? सूतकांगेडोर। तो उस दिन हम आपको जब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार बताए थे, तब हम बताए थे, जरा सा गौर कीजिए, रिकॉल कीजिए मेरे साथ। ठीक है। कि ये जो सूतकांगेडोर है यह क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल है। कैसा स्थल है? सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है। और एक चीज और इसमें बताए थे कि सूतकांगेडोर जो है वह दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से। कौन? तो सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल है। लेकिन इसके अलावे क्या है कि सूतकांगेडोर के अलावे बलूचिस्तान से हमें डाबरकोट, बालाकोट जैसे स्थल है वो भी मिला है। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल आप लोग 2000 क्या बोलते हैं कि 19 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमारी हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके बारे में सुने होइएगा क्या? तो ये जो बालाकोट है वो भी क्या है? तो वो आपको बलूचिस्तान में ही। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है बालाकोट, डाबरकोट, सूतकांगेडोर, ये सब कहाँ से मिला है? तो पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान से। ठीक है। अब आइए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की? भारत से मिले हुए प्रमुख स्थलों की। तो भारत से मिले प्रमुख स्थलों में जैसे आपको मांडा हो गया। क्या हो गया? मांडा हो गया। ठीक है। मांडा के अलावा रोपड़ हो गया, संघोल हो गया, बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, भगवानपुरा हो गया, मिथांथल हो गया, कालीबंगा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, संघौली हो गया, बड़गांव हो गया। ठीक है। तो ये सब भारत से मिले हुए प्रमुख स्थल है। तो जैसे इसको हम किस प्रकार से लिखें? तो देखिए, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुआ था वह भारत के उत्तर पश्चिम में विकसित हुआ था। तो उत्तर पश्चिम के जो राज्य है, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गुजरात से अगर हम शुरू करते हैं, क्योंकि गुजरात हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है, तो हम यहाँ से पश्चिम से शुरू करते हुए जैसे कि उत्तर राज्य की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या है कि सबसे पहले ध्यान दीजिए कि गुजरात हो गया, गुजरात के ऊपर जो है राजस्थान है, फिर उसके ऊपर जो है पंजाब है। क्या है? पंजाब है। फिर आपको जम्मू कश्मीर है। क्या? जम्मू कश्मीर के नीचे जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और क्या कहते हैं कि हरियाणा है। क्या? उत्तर प्रदेश। तो ये सब भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य है और इसी उत्तर पश्चिमी राज्य से हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे मांडा की। तो आप सभी जानते हैं कि मांडा जो है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, आपको चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है। तो और ये जो मांडा है ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल है, जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं रोपड़ की। किसकी बात करते हैं? रोपड़ की और संघोल की। ठीक है। तो ये दोनों स्थल जो मिला हमें वो कहाँ से मिला है? पंजाब से। तो ये किस पंजाब से? तो भारत में स्थित जो पंजाब है, यानी कि हमारा पूर्वी पंजाब है, इस पूर्वी पंजाब से हमें रोपड़ और कौन मिला है? संघोल मिला है। ठीक है। यानी कि भारत में स्थित जो पंजाब प्रांत है वहां से हमें 2 स्थल मिले। कौन कौन? रोपड़ और संघोल। ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रोपड़ जो है किस नदी के किनारे? तो रोपड़ जो है वो आपको सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। आइए, फिर है कि पंजाब का जो पड़ोसी राज्य है वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा से हमें प्रमुख स्थल मिले हैं जिसमें आपको बनवाली है, राखीगढ़ी है, भगवानपुरा है, मिथांतल है। ठीक है। तो इन सभी स्थलों से बहुत सारे पुरातात्विक वस्तुओं की जो खुदाई हुई थी उसके बारे में पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि किस स्थल से कौन से पुरातात्विक वस्तुएं मिली, या इसकी खोज कब हुई थी, इसके खोजकर्ता कौन थे, या किस नदी के किनारे है, तो ऐसे पार्ट को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल से मात्र आपको अभी परिचित होना है। ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा, मिथांचल, तो ये कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। अब आइए, अब यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर करना है, राखीगढ़ी लिखा हुआ देख रहे हैं। तो साधारणतः हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। ऐसा हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे बड़ा नगर था कौन था? मोहनजोदड़ो। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो होते हैं प्रश्न को ऐसे पूछते हैं कि भारत में जितने भी हड़प्पा सभ्यता के
स्थल मिले हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो कौन था, तो वो आपको राखी गढ़ी है। कौन है, राखी गढ़ी। आपको याद रखना है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के जो भी प्रमुख स्थल मिले हैं उनमें जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन था, राखी गढ़ी। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। तो बनवाली, राखी गढ़ी, भगवानपुरा, मिठानटल, ये क्या है, हरियाणा में। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, और कालीबंगा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है, काले रंग की चूड़िया। याद रहेगा कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़िया होता है। ठीक है, फिर ऐसा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगा जो है वो आपको सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। याद रहेगा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन, तो कालीबंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। अगर सरस्वती नदी ऑप्शन में ना रहे तो घग्गर नदी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं आलमगीरपुर की। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में। तो आलमगीरपुर से, सॉरी, उत्तर प्रदेश से हड़प्पा सभ्यता के हमें 3 प्रमुख स्थल मिले, जैसे आलमगीरपुर हो गया, संगोली हो गया, बड़गांव हो गया। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है कि आलमगीरपुर का नाम जब आप सुनिएगा तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता के क्या है, के पूर्वी स्थल है। कौन सा स्थल है, पूर्वी स्थल है। और आपको बताए थे कि आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल है। और यह आपको कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और किस नदी के किनारे है, तो यह आपको हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। तो हमने क्या जाना कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वो हमें कहाँ कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो देखिए, तो जहाँ अफगानिस्तान से 2 प्रमुख स्थल मिले, वहीं पाकिस्तान से 500 से भी अधिक मिले, लेकिन हमको प्रमुख के बारे में जानना है। भारत में 1000 से भी अधिक मिले, लेकिन हमें प्रमुख स्थलों के बारे में जानना है। क्या, तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के ये क्या था कि नगर के संबंध में आपको दी गई जानकारियां। आगे आइए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक और भी विशेष क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह था उसका नगर योजना, अर्थात उसका नगरीय स्वरूप। क्या था, नगरीय स्वरूप। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, ठीक है, क्या थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसका जो विभाजन था वो 2 भागों में था। जैसे एक भाग जो था यानी कि पूर्वी भाग, और एक जो था वो आपको क्या था, पश्चिमी भाग। ठीक है, आइए, तो पूर्वी भाग जो था वहाँ पे नगर बसे होते थे। पश्चिमी भाग जो होते थे, तो पश्चिमी भाग में दुर्ग का निर्माण हुआ करता था। तो दुर्ग में जहाँ आपको क्या था कि शासक वर्ग के लोग रहा करते, यानी कि धनी वर्ग के लोग रहा करते थे, वहीं नगर में आपको आम जनता रहा करते थे। तो यह इसकी सबसे पहली क्या थी, नगर के विभाजन के आधार पर बताई गई, मतलब की बातें हुई। क्या कि नगर 2 भाग में बटा था। पूर्वी भाग में जो था वो आपको नगर बना होता था, वहीं पश्चिमी भाग में दुर्ग का निर्माण किया होता था। तो दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे, तो वहीं आपको नगर में क्या होते थे कि आम लोग रहते थे। ठीक है, आइए अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो क्या कहते हैं, जो इसको बसाया गया था वह ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे बसाया गया था, ग्रिड पद्धति के आधार पर। क्योंकि आगे जो देखेंगे हम सड़क व्यवस्था, तो इस सड़क व्यवस्था से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो होती थी वो क्या करती थी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी, सड़कें जो होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर सड़क जब काटती थी तो ये जो बीच का क्षेत्र है, तो इसमें क्या होता था, घर बना होता था। क्या बना होता था, घर बना होता था। ठीक है, देखिए इधर भी घर बना हुआ, फिर इधर भी सड़क के किनारे घर बना हुआ है, फिर इधर भी देखिएगा तो सड़क के किनारे क्या होता था, घर बना होता था। तो इसी को कहा जाता है ग्रिड पट्टी। क्या कहा जाता है, ग्रिड पट्टी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो है एक दूसरे को कैसे काटती थी, तो समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने के कारण क्या था कि नगर कई खंडों में बट गया था, जिसको हमारे इतिहासकार विद्वानों ने क्या नाम दिया था, ऑक्सफोर्ड सर्कस का। क्या नाम दिया था, ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी सड़क व्यवस्था, ऑक्सफोर्ड सर्कस और ग्रिड पट्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। क्या, अब जो मेरा अगला टॉपिक है वह है स्नानागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार का प्रमाण है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस स्नानागार के बारे में। तो देखिए, तो इसको हम मिटा दें, अगर आप लोग समझ गए हैं तो इस चीज को हम हटाते हैं। अब हम यहाँ पर स्नानागार की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई तालाब है तो उस तालाब में क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, गहराई होगी। क्या,
तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक तालाब को हम ले लेते हैं, जैसे मान चलिए किसी प्रकार की तालाब हो, चलिए ले लेते हैं, सपोज डेट मान के चलिए कि ऐसा तालाब है, ठीक है। क्या है कि यह एक तालाब है, ले लीजिए कि यह क्या है, एक तालाब है, ठीक है। आइए, तो इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, क्या इसके अलावा इसमें क्या है, गहराई। मान चलिए कि पानी का लेयर जो है यहाँ से शुरू होती है, क्या होती है, यहाँ से शुरू होती है, क्या देखिए यहाँ क्या होती है, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। आइए, तो एक इसकी लंबाई हो गई, क्या फिर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, फिर ये क्या हो जाएगी, इसकी गहराई हो जाएगी। तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार मिले हैं, उस स्नानागार की जो लंबाई है वो आपको कितना है, 11.88 मीटर, मतलब कि 39 फीट जो है इसकी क्या है, आपको लंबाई है, किसकी, स्नानागार के जो लंबाई है वो, ठीक है। इसके बाद स्नानागार की जो चौड़ाई है वो आपको कितना है, तो 7.01 मीटर, यानी कि 23 फुट, ठीक है, क्या थी। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें स्नानागार मिली है उसकी चौड़ाई थी। फिर है गहराई, इसकी कितनी थी, तो गहराई जो है वो आपको 2.44 मीटर, यानी कि 8 फुट थी। कितनी फुट थी, 8 फुट। क्या, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार मिले वो कहाँ से मिले, तो वह हमें मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई कितनी थी, तो आपको 39 फुट, चौड़ाई कितनी थी, 23 फुट, गहराई कितनी थी, तो 8 फुट। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि इसको क्या कीजिए, मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई मीटर में पूछेगा, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई नहीं, यानी कि मोहनजोदड़ो से जो हमें स्नानागार मिला है उसकी अगर लंबाई पूछेगी तो हम क्या कहेंगे कि लंबाई 39 फुट, चौड़ाई कितना, 23 फुट, गहराई कितना, 8 फुट, ठीक है। अब आई, अब इस जो स्नानागार हुआ करता था, तो इस स्नानागार का यूज कब होता था, तो आपको सार्वजनिक जो धार्मिक अनुष्ठान कार्य होते थे उस धार्मिक अनुष्ठान कार्य में लोग इस स्नानागार का प्रयोग करते थे। और इस स्नानागार में क्या होते थे कि आपको उत्तर और दक्षिण से क्या होता था कि उतरने की व्यवस्था होती थी तालाब में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता था, पक्की ईंट का जो सीढ़ी होती थी वो सीढ़ी बनी होती थी, लोग सीढ़ी के माध्यम से क्या करते थे, स्नानागार में प्रवेश करते थे। अर्थात इसके दोनों ओर, यानी उत्तर ओर भी और दक्षिण ओर भी क्या होते थे, सीढ़ी बना होते थे, क्या। तो ये हो गया आपको स्नानागार। तो स्नानागार से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले स्नानागार पर प्रकाश डाले। तो हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार का प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिला है, तो वह हमें मोहनजोदड़ो से मिला। इस स्नानागार की लंबाई जो थी वो आपको 39 फुट, चौड़ाई जो थी 23 फुट, गहराई जो थी 8 फुट थी। इस स्नानागार का प्रयोग लोग धार्मिक अनुष्ठान में सार्वजनिक स्नान के समय क्या करते थे, क्या। फिर अगला प्रश्न आएगा कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी या नहीं होती थी। इसमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ भी होती थी, क्या। फिर है जल निकासी प्रणाली। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आज देखते होइएगा कि हम लोगों के यहाँ सड़क के दोनों तरफ क्या होती है, नालियाँ होती है, क्या होती है, नालियाँ होती है। फिर क्या होता है कि घर के जो पानी होते हैं उसे निकालने के लिए भी छोटी नालियाँ होती है, क्या। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या होते थे कि लोग जो होते थे वो नालियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इनके घरों में भी क्या होते थे कि आपको निजी स्नानागार होते थे, अर्थात कुआं हो तब, या स्नानागार ये लोग बनाए हो तब, क्या। 3 लोगों के पास क्या था कि घर के पानी को निकालने के लिए ये लोग सड़क के दोनों तरफ जो मुख्य नाली होते थे उसे क्या थे कि अपने नाली को जोड़ दिए थे। और इन नालियों से क्या करते थे कि जैसे खाना बनाने के लिए जो जल प्रयोग होते थे, अवशिष्ट जल, उसको वो क्या करते थे कि नाली के माध्यम से मुख्य नाली में भेजते थे, या स्नान करने के बाद जो आपको अवशिष्ट जल होते थे उसको, यानी कि विभिन्न प्रयोजनों में जो अवशिष्ट जल होते थे उस अवशिष्ट जल को क्या करते थे, नालियों के माध्यम से भेजते थे, ठीक है, मुख्य नाली में। जैसे मान चलिए कि यह सड़क हो गया, सपोर्टेड मान के चलिए क्या है, सड़क है। देखिए, हम यहाँ से ये कर रहे हैं, सड़क है। इस सड़क के दोनों ओर क्या होते थे कि आपको एक नाली होती थी, क्या होती थी, नाली होती थी। और इन नालियों को क्या होता था, सिलपट से ढक दिया जाता था, क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। और बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता था, ताकि ये नाली जब गंदा हो जाए या नाली में किसी प्रकार की अवशिष्ट रुकावट आए तो लोग इसमें क्या करते थे, प्रवेश करके इसको साफ कर सके, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली थी वह आज की तरह ही क्या थी, उन्नत थी। फिर है अन्नागार। तो अन्नागार का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण भी जो है वह मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगी कि मोहनजोदड़ो से मिला है तो इसका प्रयोग जो होता था कब होता था, तो हो सकता है कि लोग अकाल के समय या अकाल के देखते हुए इस अन्नागार का निर्माण किया हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मिला। ऐसे 12 धान के कोठियाँ मिली है, क्या,
तो 12 धान की कोठियाँ मिली है। प्रत्येक की लंबाई जो है लगभग आपको 46 मीटर और चौड़ाई जो थी लगभग 23 मीटर थी। कहने का मतलब हुआ कि बड़े बड़े क्या हुआ कि अन्नागार के प्रमाण जो है हमें कहाँ से मिले हैं, तो आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इस अन्नागार का प्रयोग कब होता है, इस अन्नागार का प्रयोग जो होता है या आज हम लोग जो गोदाम का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई संकट हो तो हम क्या करें कि उस समय इसका प्रयोग करें। क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी क्या थे कि अन्नागार में अन्न को इसलिए जमा करते थे कि हो सकता है भविष्य में किसी प्रकार की संकट आए तो इससे निकाल कर हम क्या करें कि इसका यूज कर सके। फिर है ईंट की बात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट जो होती थी तो पक्की ईंटों का प्रयोग भी घर निर्माण में होता था। इसके अलावा आपको कच्ची ईंटों का प्रयोग भी क्या होता था कि घर निर्माण में होता था। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या ईंट के प्रयोग करते थे घरों में या नहीं करते थे, करते थे, क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। क्या, तो आज का जो मेरा टॉपिक था जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जानना। क्या, या इसका दूसरा जो टॉपिक था वो था नगर योजना, तो इसके बारे में हम जाने। लेकिन इसमें एक चीज छूट गया। एक चीज क्या छूट गया, तो देखिए जैसे हम जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मिले हुए प्रमुख स्थलों के बारे में जाने, लेकिन गुजरात से जो प्रमुख स्थल मिले हैं उसके बारे में हम नहीं जाने। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम क्या करेंगे कि गुजरात से मिले हुए प्रमुख स्थल के बारे में जानेंगे और इसके अलावे जो कोई एक छोटा सा टॉपिक होगा उसको हम उसमें ऐड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप हमें क्या करें कि कमेंट करके बताइए कि हाँ सर कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हम आपके प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।